दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके पिता की आंखों की चमक आपकी सफलता के कारण बढ़े। अब हम आज शुरुआत करते हैं थायराइड ग्रंथि की। कल हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम को और उनकी सारी ग्रंथियों को क्रमवार याद किया था। और कल के चैप्टर में हमने 3 ग्रंथियां पढ़ाई थी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। और तीनों ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती हैं। अब मस्तिष्क के नीचे हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमने अपने पिछले वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, हार्मोन, एंजाइम के बारे में आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर उस पर पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सी? थायराइड ग्रंथि। ये क्या करती है? वृद्धि और विकास को नियमित करती है। ठीक है, और कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? T3, T4, TSH हार्मोन। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में, इनमें से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि नहीं बनाती है? विकल्प में रहेगा T3, T4, TSH और FSH। बताइए, आंसर दीजिए। आपको आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे टी पे फोकस करो। अगर टी सामने आ रहा है तो कौन सा हार्मोन होगा? थायराइड हार्मोन। ठीक है, हालांकि एफएसएच इसका क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। ठीक है, और इसको रिलीज कौन करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन निकालती है, एफएसएच और एलएच को। ये कहाँ जाते हैं 2 हार्मोन? हालांकि पिट्यूटरी ग्लैंड और भी हार्मोन निकालती है, मतलब ये 2 हार्मोन है मादा के जनन अंग को एक्टिव करते हैं, ओवरी को एक्टिव करते हैं। ठीक है, एफएसएच और एलएच। एफ से क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटेड, एलएच ल्यूटनिंग हार्मोन है। कोई हार्मोन क्या करता है उसके नाम में ही उसका काम छुपा रहता है। ठीक है, ये थायराइड के हार्मोन है, इसलिए T3, T4 है। अब सभी लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है और वो थायराइड ग्रंथि में होता है। ये तो हमें उम्मीद है कि सभी लोग जानते होंगे। तो आयोडीन के बारे में क्या हम लोग फिजिक्स में ही पढ़े हैं? ऊर्ध्वपातन, मतलब नॉर्मल क्या होता है? चीज़ें जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस होता है, उसमें उसे हीट देंगे, हीट दे रहे हैं बर्फ को हम, ये गैस जला दी, हीट दे रहे हैं बर्फ को, ये क्या बनेगी? ये द्रव बनेगी, उसके बाद गैस बनेगी ना। लेकिन आयोडीन में ऐसा नहीं होता। आयोडीन में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है। ठीक है, अब ये देखो, थायराइड ग्रंथि का मेढक से बड़ा संबंध है। थायराइड का काम क्या है? थायराइड का काम होता है रूपांतरण करना। और मेढक कैसे बनता है? इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है थायराइड ग्रंथि का। आयोडीन की कमी से गले में सूजन और हो जाती है। अगर कमी हो जाएगी तो गले में क्या हो जाए? गोइटर हो जाता है, गोइटर। जिसे मतलब एक गला, मतलब कई लोगों का होता है सूजी सूजी आंखें नहीं, हनी सिंह वाला सूजी सूजी आंखें नहीं, सूजा गला। किसकी कमी से होता है? थायराइड की ग्रंथि। और सूजी सूजी आंखें कैसे होती हैं? वो हनी सिंह के गाने से होती हैं, अन्यथा नहीं लेना आप लोग। ठीक है, अब इसे समझते हैं। ये देखिए, ये है पूरा फ्रॉग कैसे बढ़ रहा है। ये इसने फ्रॉग ने अंडे छोड़े। अच्छा, आपको हमने बताया था प्रजनन के बारे में। ठीक है, प्रजनन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार से होता है। एक तो शरीर के अंदर होता है, जैसे कि हम लोगों में होता है। क्या होता है? एक मेल और फीमेल से, तो शरीर के अंदर फीमेल है या फिर जो कुत्ते हैं, घोड़े हैं, इनका प्रजनन कैसे होता है? शरीर के अंदर होता है। जबकि कुछ छोटे छोटे जीव ऐसे होते हैं जिन मतलब उभयचर जीव, जो जलचर जीव होते हैं, उनका प्रजनन कैसे होता है? शरीर के बाहर। जैसे
एक मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग है, उसने अपने स्पर्म पानी में रिलीज कर दिए, स्पर्म पानी में रिलीज कर दिए। और एक मादा फ्रॉग आई, मादा फ्रॉग, उसने अपने अंडे रिलीज कर दिए। उनमें से जो क्रॉस हो जाता है उसे कहते हैं शरीर के बाहर वाला प्रजनन है, ठीक है। और यही ये प्रजनन का, ये देखिए ये अंडे कैसे आए पानी में, ठीक है। इनसे बन गया टेडपोल। फिर टेडपोल थोड़ा बड़ा हो गया, ये देखिए फ्रॉगलेट बन गया। अच्छा ये अगर ये आ जाए फ्रॉगलेट, ये क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये फ्रॉग का ही टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग के बीच की अवस्था है फ्रॉगलेट। इससे छोटा फ्रॉग, फिर ये एडल्ट फ्रॉग पूरा बड़ा वाला फ्रॉग बन गया, ठीक है। इसमें कौन सा हार्मोन का मेन रोल होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, ठीक है। ऐसे ही देखिए तितली, हाँ देखो ये हम पढ़ रहे हैं तितली के बारे में। तितली ने किसी, इसे थोड़ा इसे जूम कर देते हैं थोड़ा, तितली ने किसी पत्ती पे अपना लार्वा छोड़ दिया। अब लार्वा क्या है, इल्ली में बदल गया, कैटरपिलर में, ठीक है। आपने अंडा छोड़ दिया, अंडा से लार्वा, लार्वा कैटरपिलर में बदल गया। उसके बाद एक क्राइसेलिस में बदल गया। और चौथे फेज में कहाँ बन गई, एक एडल्ट तितली बन जाती है। और ये तितली कितनी सुंदर लगती हैं और इल्ली कितनी बेकार लगती है। जब उसी से उसी का रूपांतरण होता है, तो रूपांतरण में थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, आप याद रखिए। अच्छा एक बात और आपको बता देते हैं, जो थायराइड ग्लैंड जो है, जो गले में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, वो तितली के ही आकार की होती है। तो समझ लेना इनमें से कौन सी ग्लैंड तितली के आकार की होती है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और थायराइड ग्लैंड। तो आप समझ लेना इसका थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है रूपांतरण में। एक कैटरपिलर, एक लार्वा से कैसे तितली बन जाता है, तो फिर तितली का आकार किसका होगा, थायराइड ग्रंथि का, ठीक है। हाँ अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये क्या करती है, ये कैल्शियम का अवशोषण करती है, ठीक है। और इसकी देखो कैल्शियम क्या होता है, कई लोगों को में हड्डी के मतलब एक बीमारी होती है, उनकी हड्डी कमजोर होती है, तो उनसे डॉक्टर लोग कहते हैं आप कैल्शियम की दवाएं लें, आपकी हड्डी कमजोर होगी। तो कैल्शियम का अवशोषण कौन सी कर रही है, पैराथायरॉयड ग्रंथि। और जहाँ पैराथायरॉयड हार्मोन जहाँ कम हो जाएगा तो वहीं हड्डियाँ कमजोर हो गई। तो अब क्वेश्चन आएगा इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो आप बता देंगे हड्डी का कमजोर होना, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, आपने सुना होगा रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये क्या होता है, हड्डी जैसे पोरोसिस से नाम से लग रहा है कोई छिद्र जैसी चीज़ है, जैसे आपकी हड्डी है, आपकी बोन है, इसमें आप हल्की हल्की कमज़ोर हो जाती है, छिद्र पड़ने लगती है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है। और ऑस्टियोमलेशिया जो महिलाओं में अधिक होता है। और ये दोनों बीमारियां हड्डी की कमजोर सी होती हैं, ठीक है। हाँ अब ऑस्टियोमेलिसिस है, जैसे ऑस्टियोमेलिसिस महिलाओं में अधिक होता है, किसमें, महिलाओं में अधिक होता है, ठीक है। इसका क्या है, ये क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हड्डियां मुलायम हो जाती। कौन सी विटामिन की कमी से, विटामिन डी। आपने कई बार सुना होगा सुबह सूर्य भगवान को जल ढारना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई आप 2-5 मिनट सूर्य भगवान के सामने रहेंगे तो सुबह सुबह की धूप में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब जैसे बड़े लोग हैं, एक बड़ा आदमी है, उसमें ये रोग हो रहा है तो ऑस्टियोमेलेसिसिया है। और छोटे बच्चे में वही हो रहा है तो वो रिकेट्स है। क्या है, रिकेट्स। बच्चे अब जैसे रिकेट्स बच्चों में क्यों हो रहा है, ऑस्टियोमेलेसिया बड़े में क्या होगा। अब मलेशिया मतलब समझो मलेशिया कोई बच्चा तो जाने वाला नहीं है। हनीमून के लिए कौन जाते हैं लोग, बड़े लोग जाते हैं हनीमून के लिए, कहाँ, मलेशिया। तो ऑस्टियोमेलेसिस रोग कहाँ होगा, वयस्कों में। बच्चों में कौन सा रोग होगा, बच्चों में होगा रिकेट्स रोग। अब बच्चों का नाम क्या होता है, रिक्की, पिक्की, बिक्की, किसके नाम होते हैं, बच्चों के नाम होते हैं। तो बच्चों में होता है रिकेट्स, ठीक है। कारण क्या है, विटामिन डी की कमी, अर्थात धूप की कमी। और आहार में जैसे केवल धूप से ही थोड़े होता है, आहार जो होता है, आप जो खाना लेते हैं
उसमें भी तो विटामिन डी होता है या नहीं? नहीं, अब कई कई लोगों को ये समझते हैं कि धूप में ही विटामिन डी होता है, जबकि हमें तो धूप जो होता है वो विटामिन डी को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे एंजाइम को सक्रिय करता है, लेकिन विटामिन डी मेनली होता है हमारे आहार में। ठीक है। और कैल्शियम फास्फोरस की कमी से भी विटामिन इसका ये रोग हो सकता है, ऑस्टियोमेलेसिया। इसमें कौन कौन सी बीमारी होती है? तो किडनी और लीवर की बीमारियां सामान्यतः इसमें होती हैं। ठीक है। लक्षण क्या है इसका? आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है तो एक बार देख लेना, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, हड्डियां टेढ़ी होकर। अच्छा, कई लोग पुलिस की आर्मी की भर्ती देखे होंगे तो उनके जो घुटने वगैरह मिलवाए जाते हैं, तो हड्डियां टेढ़ी कैसे होती हैं? सोचो, हड्डियां पहले से लोहे की रॉड जैसी थी, अब रबर पाइप जैसी हो गई, दबने पर मुड़ने लगी हैं, इतनी कमजोर हो जाती हैं। मतलब पहले तो आपका लोहे का पाइप था, अब रबर जैसी हो गई, मतलब बिल्कुल मुलायम हड्डी हो जाती है इसमें। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अब चालू करते हैं और आप समझते हैं इसे ऑस्टियोपोरोसिस को। इसमें क्या होता है? हड्डियां पतली, कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं। ठीक है। और कैसे होता है? लंबे समय तक आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं आ रहा, आपके खून में कैल्शियम की कमी है, या फिर पैराथायराइड हार्मोन जो है ओवर एक्टिंग करने लगे, ओवर एक्टिव हो जाए। महिलाओं में क्या होता है? महिलाओं में थोड़ा ही ज़्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं में क्या, मेनोपॉज के बाद उनमें एस्ट्रोजन की कमी आ जाती है। आप मेनोपॉज समझ रहे हैं? देखो, फीमेल में क्या होता है, एक होती है मेनार्की। क्या? मेनार्की। ठीक है। दूसरा होता है मेनोपॉज। मेनार्की की शुरुआत होती है जब फीमेल की उम्र 13 से 14 साल होती है, तो उसके पीरियड्स चालू होते हैं, तो उसे मेनार्की बोलते हैं। मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, महिलाओं के पीरियड्स खत्म होने लगते हैं। उनकी ये कुछ में 45 साल में होता है, कुछ महिलाओं में 55-56 साल तक भी ये जाता है। ठीक है। अब सबकी बॉडी पे अलग अलग निर्भर करता है। तो मेनोपॉज के ही टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है। अभी आपको क्या पढ़ाया था हमने, ये एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ रही, इसी की वजह से तो वो एक्टिव होती है ओवरी, जिसकी वजह से वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। यही एस्ट्रोजन हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल हार्मोन होते हैं। और जब एस्ट्रोजन का स्राव बंद हो जाता है तो क्या होता है, महिलाओं में एक ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी हो जाता है। ठीक है। और ये विटामिन डी की कमी से भी होता है। ठीक है। अब इसे समझते हैं। इसे याद रखने का सबसे बढ़िया ट्रिक है कि आपको पता होना चाहिए, ये ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस में बीच में जो ऑस्टियो है ना, हड्डियों के अध्ययन को ही ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। और एक समझदार आदमी ऑस्टियोमेलेसिया ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी जानता हो तो समझ लेना कि ये तो थायराइड की वजह से होता है, इसमें हड्डियाँ कमजोर हुई, तो हो सकता है हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी ही कहा जाता हो। लिंक करना जरूर सीखिए। जब तक आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, एक सब्जेक्ट को दूसरे टॉपिक से लिंक करने लगेंगे ना, तो आपको भले ही क्वेश्चन नहीं आता होगा, आप उस पर सही टिक सही जरूर मार देंगे। ठीक है। अब आप क्या है, गले की ग्लैंड्स को पढ़ चुके हैं, किसे? थायराइड को और पैराथायराइड को। ठीक है। अब आते हैं आपकी छाती की ग्लैंड पे। छाती में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? थाइमस ग्लैंड। ठीक है। थाइमस ग्लैंड ये छाती की हड्डी के पीछे होती है, और इसका काम क्या होता है, ये टी सेल्स का स्राव करती है। टी सेल्स क्या होती है? आपने टी लिम्फोसाइट वगैरह पढ़ा होगा। ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। अगर यह सही से काम नहीं करे तो क्या है, बच्चा जो व्यक्ति है बचपन से ही रोग ग्रसित हो जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं बहुत रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो मतलब आपने छोटे छोटे चाइल्ड को देखा होगा जो घुटने के भर चलते हैं, कोई कीड़ा उठा के भी खा लेते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं होते या उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये थाइमस ग्रंथि जो है बचपन में बहुत एक्टिव होती है। ठीक है। और 12-13 वर्ष तक तो ये लिखा भी है इसमें, देखिए ये क्या है, 12 से 13 वर्ष तक ये सक्रिय रहती है। ठीक है। ये प्रतिरक्षा तंत्र का विद्यालय कही जाती है, मतलब विद्यालय की उम्र है आपकी कब तक, 12-13 साल तक, उस टाइम पे ये एक्टिव रहती है। अब हम चलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, आप बता सकते हैं?
हमारे शरीर में किडनी के ऊपर होती है। अच्छा तो ये बताइए कौन हमारे शरीर में कितनी किडनियाँ होती हैं? हम विकल्प दे रहे हैं आपकी, 1 2 3 4, बताओ। 2 होती हैं भैया, 2 होती हैं। आपने वो हेरा फेरी मूवी का डायलॉग सुना होगा, वो अक्षय कुमार बाबू भैया से कहता है कि भाई बाबू भैया हमें तुम्हारी बहुत चिंता है और हम तुम्हारे खर्चे के लिए तुम्हारी किडनी बेचने को तैयार हैं। तो बाबू भैया पे 2 किडनी है, अगर एक अक्षय कुमार बेच भी देगा तो एक बच रही। अब आप ये बताइए एड्रीनल ग्लैंड कौन सी किडनी पे पाई जाती है भाई, बाई पे कि दाई पे? अरे दोनों पे पाई जाती हैं। अगर एड्रीनल ग्लैंड दोनों पे नहीं पाई जाती फिर 2 किडनी बिकती कैसे? किडनी तभी बिक रही है दोनों पे एड्रीनल ग्लैंड भी मिल जाती है मुफ्त में, एक के साथ एक बोनस फ्री है। ठीक है। अब एड्रीनलिन क्या है? ये जो है हार्मोन स्रावित करती है, एक एड्रीनलिन, अब नाम ही एड्रीनल है तो एड्रीनलिन तो स्रावित करेगी। ये एक दूसरा कोर्टिसोल हार्मोन, तीसरा है ये साल्ट और शुगर का बैलेंस भी कंट्रोल करती है। तो 3 इसके काम हम लोग देख लेते हैं। देखो यह ब्रेक के ऊपर पाई जाती है अर्थात किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है। ये क्या है? 3F, फाइट फ्लाइट फियर, उड़ने लड़ने और डर। जैसे हम कभी कभार एकदम हमें जोश आ जाता है और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, हाथ पैर फेंकने लगते हैं, तो ये क्या होता है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड एकदम एक्टिव हो जाती है और एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है तो बॉडी उम्मीद से ज़्यादा काम करने लगती है। और एक क्या है? शुगर, साल्ट, स्टेरॉयड, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इनको भी ये नियंत्रित करती है। ठीक है। शुगर है, शक्कर, साल्ट, लवण, स्टेरॉयड। अच्छा बताओ स्टेरॉयड हार्मोन बता सकते हैं? कमेंट में बताना आप लोग। और सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लैंगिक लक्षण को भी ये कंट्रोल करती है। ठीक है। मतलब इसका क्या काम होता है? दिल, जैसे ये एक्टिव हो जाएगी तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, एकदम पसीना आने लगेगा, गूज बम्प्स आने लगेंगे आपके। मतलब ये खतरे की घंटी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है। ठीक है। अब आपने किडनी की पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज ये शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। देखो मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? जब हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण हो तो ग्रंथि कौन सी होगी? मिश्रित ग्रंथि। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनमें से मतलब हार्मोन्स का श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? मिश्रित ग्रंथि को छोड़ देना, हम ऑप्शन दे रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के बहिर्स्रावी ग्रंथि, बताइए कमेंट में, जरूर कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है। पिछले अगर नहीं आ रहा है तो हमने इससे पहले वीडियो बनाया है उसमें देख लो। ठीक है। अब हर चीज़ नहीं बताएंगे, कुछ चीज़ें आपको भी वीडियो में पीछे जाकर देखो तब चीज़ें प्रॉपर याद होंगी, यहाँ से आधा अधूरा समझ लेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तो मिश्रित ग्रंथि क्या है? मिश्रित ग्रंथि मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम कर रही है और बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य कर रही है। ठीक है। दोनों ग्रंथि अर्थात एक पाइप नली के माध्यम से भी काम कर रही है और आपके ब्लड में भी हार्मोन्स को छोड़ रही है। ठीक है। इसमें क्या है? जो एंडोक्राइन कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? अब इसका आंसर वही हो गया जो हम कमेंट्स में आपसे पूछे हैं। एंडोक्राइन मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी। और एक्जोक्राइन मीन्स क्या होता है? बहिर्स्रावी। अब एंडोक्राइन में क्या छोड़ रही है? हार्मोन्स, तो उसका आंसर क्या था? अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। अल्फा कोष, अब इसमें क्या है? ये अल्फा बीटा, ये कोष का एक और है। अल्फा कोष का क्या करती है? ग्लूकागोन हार्मोन को छोड़ती है, ग्लूकागोन। और बीटा कोष का क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन को छोड़ती है। अच्छा ये बताओ इंसुलिन के इंजेक्शन तो सुना होगा, कई लोगों को लगते हैं, ग्लूकागोन के बारे में कौन जानता है? ठीक है। अच्छा ये बताओ
जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहा है, तो इंसुलिन का काम क्या होता है? ये जो इंसुलिन है ना, ये ग्लूकोज को कोशिकाओं में भेज देता है। किसको? कोशिकाओं में। कौन भेजता है? इंसुलिन। ठीक है। और ये ग्लूकागॉन जो है ना, अब जो हमारे शरीर में जो जम जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, जो शुगर जम जाती है ना, उसे वापस ग्लूकोज में बदलने के लिए ग्लूकागॉन चाहिए। जैसे मैगी लोग खा रहे हैं, मैगी सुना है, मैगी खा रहा है, मैगी में क्या होता है? शुगर का चर्बी वाली बात सुनते हैं। तो उसमें क्या किया? उसे जमा दिया। अब उसे वापस फैट में डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। तो वापस वो मैगी में कोई तेल मसाला तेल बेल डालने की ज़रूरत तो नहीं होती है, पहले से उसमें जमा हुआ था, फैट होता ही है ऑलरेडी। जैसे ही आप पानी में डालोगे वो एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी ने पहले ही मैगी बना के रख ली है, ये बॉडी की मैगी है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस में ग्लूकोज में तब्दील कर देगी। ठीक है। अब जैसे ये इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एक वैज्ञानिक थे, उनने इसकी खोज की थी। और इंसुलिन की कमी के कारण रक्त में क्या होता है? ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। अब इसी से समझिए, इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज को सेल्स में ले जाके स्टोर करना। अब इंसुलिन ही नहीं है हमारी बॉडी में, तो ग्लूकोज को ले जाने वाला कोई बच नहीं रहा है। ग्लूकोज को कोई ले नहीं जा पाएगा तो ग्लूकोज कहाँ रह जाएगा? हमारे ब्लड में ही रह जाएगा। जिससे कौन सी बीमारी होती है? जिससे होता है मधुमेह, अर्थात शुगर हो जाती है हम लोगों को। ठीक है। अब ये बताइए, बेंटिंग ने इसकी खोज की है इंसुलिन की, तो आप ये बता सकते हैं कब की है? बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज कब की है? बताइए। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की है 1921 में। ठीक है। इनके साथ एक वैज्ञानिक और थे, बेस्ट, अर्थात बेंटिक और बेस्ट ने खोज की है। एक गवर्नर जनरल है हिस्ट्री में जाइए, विलियम बेंटिंग। ठीक है। और ये विलियम बेंटिंग नहीं है, ये दूसरे बेंटिंग हैं, और जिनने इंसुलिन की खोज की है। ठीक है। अब ये मधुमेह बीमारी होती है। मधुमेह बीमारी दो प्रकार की होती है। जन्म से जब इंसुलिन नहीं बनता है तो टाइप 1 होती है, स्वाभाविक है। जन्म से नहीं बनना अगर तो टाइप 1 तो हो गई, टाइप 2 थोड़ी होगा। और टाइप 2 वैकेंसी होगी जो उम्र के साथ जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तो उसका कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, इसलिए वो डायबिटीज बीमारी हो जाती है टाइप 2 को। जन्म से है तो टाइप 1। ठीक है। अब जैसे कि ग्लाइकोजन है, ये कहाँ है? यकृत एवं मांसपेशियों में पाया जाता है। जो इंसुलिन है कहाँ जमा कर रही है? जो शुगर को इंसुलिन ले जाके हमने बताया था कोशिकाओं में जमा करता है, तो कहाँ करता है? यकृत में, लीवर में और मांसपेशियों में जमा करता है। अब वो जमा तो हो गया, जमा इसलिए कर दिया जब जरूरत पड़ रही तो क्या हो रहा है? ग्लूकागोन नामक हार्मोन भी ये स्रावित कर रही है। ठीक है। अब ग्लूकागोन नामक हार्मोन क्या कर रही है? स्रावित कर रही। कौन कर रहा है स्रावित? ग्लूकागोन को स्रावित कर रहा है अल्फा सेल्स। ठीक है। अल्फा सेल, ये जैसे अल्फा, बीटा और शायद एक गामा सेल्स है, ये 3 सेल्स अग्नाशय में पाई जाती हैं। ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा भी हो तो आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक। और अल्फा रेज, बीटा रेज ये सब पढ़ा हो, गामा रेज पढ़ा है ना आपने। ठीक है। तो अल्फा सेल्स क्या कर रही हैं? ग्लूकागोन का स्रावित कर रही है। ये ग्लूकागोन का कर रहा है जो हमारे बॉडी में यकृत एवं मांसपेशियों में जो इंसुलिन ने जमा कर दिया है शुगर को, उसको वापस एक्टिव करता है। ठीक है। अर्थात ग्लाइकोजन को ग्लूकोज। अब हमें एक बात बताइए, आप हमें आज तक समझ में नहीं आई एक बात, ये देखिए ये वाली बात। अल्फा के बाद अल्फा कोशिका तो ग्लूकागोन का स्रावित कर रही, जबकि बीटा कोशिका इंसुलिन का स्रावित कर रही हैं। ठीक। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा इंसुलिन को जानते हैं। ठीक है। ग्लूकागोन को उतना नहीं जानते, जबकि ग्लूकागोन को अल्फा कोशिका स्रावित कर रही हैं। भाई हमें तो समझ में आता है, हमने ट्रिक से आपको याद करा दिया है, पता है आपको, याद हो चुकी ये चीज़। सबसे ज़्यादा लोग जानना है इंसुलिन को, लेकिन फिर भी ये अल्फा कोशिकाएं नहीं, बीटा कोशिका जो दूसरे नंबर की कोशिकाएं इनका श्रावण कर रही हैं। और बेचारे ग्लूकागोन को कम जा रहा है, लेकिन उन्हें पहली कोशिका अल्फा कोशिका श्रावित कर रही है।
आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा। उम्मीद है आप ऐसे ही तैयारी में लगे रहिए। अगले टॉपिक का वीडियो कल आपको मिल जाएगा। धन्यवाद और ईश्वर करे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए।